ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए बहुत परेशानी पैदा करने वाला है। आपको सुनाई दे रहा है मैं बोल रहा हूँ? हाँ, तो देखो, इसका मुझे कोई इंग्लिश हिंदी अनुवाद नहीं मिला केयर गिवर बर्नआउट का, नहीं तो बहुत मुश्किल हिंदी हो जाती। इसीलिए मैंने केयर गिवर इज अ सिंपल वर्ड कि कोई भी पेशेंट, केयर गिवर में कौन कौन आता है? हम पेशेंट के रिश्तेदार, छोटे से छोटे रिश्तेदार होते हैं, फिर घर वाले लोग होते हैं, देन डॉक्टर्स आते हैं, सिस्टर्स आती हैं, ऑल हॉस्पिटल स्टाफ। कई बार आपने देखा होगा कि अकाउंट्स में भी कई बार पेशेंट्स के थोड़े थोड़े झगड़े हो जाते हैं, सिस्टर्स के साथ भी झगड़े हो जाते हैं। तो ये एक आम चीज़ है और एक कॉमन चीज़ है। क्यों कॉमन है? कि पेशेंट के रिलेटिव्स को जो प्रॉब्लम होता है वो अगर हम नहीं समझेंगे तो वो हमसे गुस्सा करेंगे, बिकॉज वो सबसे त्रस्त आदमी है जिसके घर में, हिंदी में बोलूँ तो चलेगा कि गुजराती? हिंदी में रखते हैं। ओके, सो मैंने वो दिन निकाले हैं कि मेरे फादर 2006 से 2014 तक उनको पार्किंसनिज्म था, तो वो बेड रिडन थे। सो फॉर 8 years आई हैव सीन हिम सफरिंग। और मुझे कई बार लगता था कि अच्छा वो मर जाए, मन में आता था अंदर वो मर जाए तो अच्छा है। लेकिन ये चीज़ आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, वो कोई हम जजमेंट नहीं देने वाले हैं। आता है तो आता है, बिकॉज वी कैन नॉट सी, हम सफरिंग देख नहीं सकते। तो हम जो आज देखेंगे कि बर्नआउट, कि अब जब भी हम कोई भी पेशेंट, कई डॉक्टर्स भी होते हैं। कल मैंने सुना कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में 1 महीने से है। मैं एक बार सिविल में एक पेशेंट देखने गया था, तो मैंने उसका डेट ऑफ एडमिशन देखा, तो जिस दिन मैं देखने गया था ना, उसके 1 साल पहले पेशेंट वहाँ एडमिट हुआ था। तो उसको, पेशेंट को पैर में कुछ लगा था, तो वो हील नहीं हो रहा था, नॉन हीलिंग अल्सर था, अल्सर हील नहीं हो रहा था। तो उसको 1 साल से सिविल में वो रह रहा था। तो वो ड्रेसिंग खुद की करवाता था और सब इंटर्न्स और सब रेसिडेंट्स को भी वो मदद करता था। तो फॉर दैट रीज़न उसको वहाँ रखा गया था। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं वो भी आपको देखने पड़ते हैं। तो बर्नआउट मतलब जब भी हम किसी का ध्यान रखते हैं, किसी की केयर करते हैं, तो एक समय के बाद हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, हम उनका दुख देख नहीं पाते, हमारा भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, खर्चा होता है। अभी जो कोरोना गया, सबने देखा आपने कि कोरोना में मुझे याद है कि जब कोरोना शुरू हुआ तब मैंने मास्क, N95 मास्क, मैंने 500 रुपये का एक मास्क खरीदा है, एंड इट वॉज डेली 500 रुपीज़ पर डे इनिशियली। तो आप सोच सकते हो कि हॉस्पिटल में कितना खर्चा हुआ होगा। सी, इट इज़ नॉट कि कोई बनाता नहीं था और सब लोगों ने लाभ उठाया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब अच्छे हैं बुरे हैं, वो उसमें नहीं पड़ते, लेकिन खर्चा जो होता है, अगर आप एक बात बताऊँ, कोई भी आप सीधा सीधा डायपर भी लेने जाओ, एडल्ट डायपर, तो वो 25 से 30 रुपये का एक डायपर आता है होलसेल भाव में। तो आप अगर सोचो कि किसी की केयर लेनी है तो कम से कम दवाइयों का हम खर्चा ही निकाल दें, तो अकेला पेशेंट को डायपर पहना के भी सुलाएंगे तो रोज़ का 30-35 रुपये का खर्चा होगा, और महीने का 1000 रुपये का खर्चा। कई लोग ऐसे हैं कि जो कम से कम 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमाते हैं, मेरे पहचान वाले लोग इतने हैं। तो बर्नआउट मतलब एक तो पेशेंट इमोशनली, पेशेंट को देखते हैं, उनका सफरिंग हम देख नहीं सकते, तो जो रिश्तेदार होते हैं उनको वो तनाव रहता है कि भाई पेशेंट परेशान हो रहा है, तो वो इमोशनली चार्ज हो जाता है, एंड पेशेंट के रिलेटिव्स थक जाते हैं। और जो थकान वाली परिस्थिति है वो 3 चीज़ें होती है, या तो उनकी भावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, टेंशन आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कई बार रात को नींद नहीं आती, उनको लगता है कि कब मरेगा, कब जिंदा है। और कैंसर ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप देखो रियल कैंसर पेशेंट्स, तो उनकी सफरिंग इतनी ज़्यादा है क्योंकि उनका बॉडी डिसफिगरमेंट हो जाता है। अगर इधर का कैंसर हुआ तो ये डिसफिगरमेंट हो जाएगा,
इधर पूरा जड़वा निकालना पड़ेगा, जॉ निकालना पड़ेगा, और इधर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कहीं और की जगह है, समझो कि ब्रेस्ट कैंसर है या तो कोई भी ब्लड कैंसर है, तो उसमें बॉडी डिफॉर्म होने का बहुत गंदा चांस है। ओके, एंड वो देखना और वो हर रोज ड्रेसिंग करना। आप तो पेशेंट के रिश्तेदार है, तो आपने देखा होगा कि एक अगर ब्रेस्ट कैंसर या तो टंग कैंसर आपने देखा हो, वो बात आपने अगर एक बार देखी या तो सूंघी, तो वो बात आपकी जिंदगी भर वो बात आपकी नाक से नहीं भूलोगे, इतनी गंदी बात आती है। एंड वो देखना और वो सहन करना, कई बार 6-6 महीने तक ड्रेसिंग चलता है। पैरों में कैंसर होता है तो वीनस अल्सर होता है, तो वीनस कैंसर होता है तो उसका कैंसर होता है, तो 6-6 महीने तक ड्रेसिंग चलता है। वो पेशेंट के रिश्तेदार थक जाते हैं। हमारा जैसे है, देखे जैसे मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो मेंटल हेल्थ का भी मैं बोलूँगा कि मानसिक रोगियों का भी परिस्थिति ऐसी है कि लोगों की कमाई नहीं है। कैंसर वाला पेशेंट होता है, उसकी कमाई खत्म हो जाती है, उसके रिश्तेदार कमा के कितना देंगे, और खर्चे ऐसे नहीं है कि वो 10-20 रुपये या 50 रुपये में होंगे, दे आर लाइक इन थाउजेंड्स लैक्स होते हैं। तो आई विल जस्ट बर्नआउट ये समझा रहा था कि जब भी टेंशन आता है, एक परिस्थिति ऐसी आती है, तो बर्नआउट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक तो शारीरिक आपको तनाव रहता है, थक जाते हो। हर रोज मुझे याद है कि कोई भी पेशेंट को हम उठाते हैं, बेड पे से नीचे उतारना, तो कमर खत्म हो जाती है। डिस्क, प्रोलैप्स डिस्क, रिश्तेदारों की कमर दुखती है। सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है, उठाना, बाथरूम में ले जाना, नहलाना, 1 घंटा हर रोज, 2 घंटा, 2 आदमी रहेंगे तो ही वो काम कर पाएंगे, टॉयलेट करवाना, तो शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है, शारीरिक रूप से थक जाते हो। अगर आप 12 घंटे कहीं हॉस्पिटल में काम करोगे और पेशेंट के रिश्तेदार को साथ में रखोगे, देखोगे आप, तो आप देखना कि शारीरिक थकान लगती है। दूसरी भावनात्मक भावना, हम कई बार पेशेंट्स को आपने देखे होंगे, इतना ही पूछो कौन दाखिल है, आप इतना पूछना, तो वो नाम तो बोलेगा ही नहीं, लेकिन वो शुरू कर देगा पेशेंट कि मेरे रिश्तेदार ये है, उसको कैंसर हुआ है, उसको इतने साल से प्रॉब्लम है। तो वो एक तरह की भावनात्मक जो उनकी जो इमोशंस होते हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि दे बिकम इमोशनली अनस्टेबल, उनको इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं। तीसरा है मानसिक थकावट। मानसिक थकावट यानी थक जाना। कई बार हम भी थक जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो हमको कुछ समझ में नहीं पड़ता क्या करना है, वी कैन नॉट डिसाइड, बराबर, हम डिसीजन नहीं ले पाते और हम थक जाए। तो की स्थिति है, बर्नआउट तब हो सकता है जब देखभाल करने वालों को उनकी जरूरत की सहायता नहीं मिलती, यानी दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हर एक बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास, मैंने देखे कई फैमिलीज देखे हैं जिसमें इतने पैसे हैं, फिर भी एक दिन में गया 4 लाख रुपए कमाई महीने की है ना। तो मैं एक बार वहां गया तो मैंने देखा कि डायपर ऐसे सुखा रहे थे। मैंने बोला कि डायपर आपने क्यों सुखाए? क्योंकि पेशाब होता है ना तो हम सुखा देते हैं, टॉयलेट होता है तो फेंक देते हैं। मैंने बोला यार तू क्या आदमी है, डायपर को सुखाने की चीज है, अभी ये कितने साल खर्चा चलेगा। तो अभी हम थक गए हैं तो अभी खर्चा करना छोड़ दिया, तो यूरिन वाला डायपर वो सुखा देते थे धो के, तो 3-4 दिन चलाते थे। सी दिस इज द रियलिटी आई हैव सीन। तो उनको जो जरूरत मिलती नहीं है। अगर मैं पहली बार जब डायपर लेने गया था तो 400 रुपए के 3 डायपर मिले थे मेडिकल स्टोर में, मैंने देखे हैं। फिर मैंने ढूंढा कि भाई डायपर कहाँ से सस्ता मिलता है, तो फिर आप किसी को चाहिए तो पूछना, मुझे पता है सब खर्चे कहाँ में बहुत कम होते हैं। तो उनकी जरूरत की सहायता नहीं मिलती। मेरे पापा थे, वो क्या करते, डायपर पहनते थे, फिर अंदर से ऐसे करके जो कॉटन होता है ना पूरा निकाल देते थे। तो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल नहीं थे। तो दीज आर डे टू डे प्रॉब्लम्स विच द केयर गिवर्स फेस व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। या यदि वे शारीरिक या आर्थिक रूप से अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास करते हैं,
दे ट्राई टू डू मोर, कि ज़्यादा ओवर केयर करते हैं, ओवर इन्वॉल्व, ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो एक बार ऐसे दिन ऐसा आता है कि पैसे की कमी हो जाती है, तो हमको पेशेंट को वो भी समझाना है, रिश्तेदार को वो भी समझाना है कि आप खर्चा करते हो तो वो भी एक तरीके से करो, क्योंकि एक बार में पूरा खर्चा निकल जाएगा। पहले पहले क्या होता है, मैंने देखा है कि पेशेंट को एडमिट करते हैं ना, तो रिश्तेदार पहली बार में बहुत दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं कि सब कुछ कर दो, फिर उनका जोश थोड़ा थोड़ा, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई पहले पैसे हैं तो जोश बढ़ जाता है कि सब कुछ करना है, फिर वो कम हो जाएगा, अल्टीमेटली पैसे की कमी के कारण पेशेंट परेशान होंगे। तीसरा, अभी वेलकम मैडम, मैं हर एक पेशेंट को, रिश्तेदार को, मेरे स्टूडेंट्स को, सबको ये समझाता हूँ कि एक एक्सप्रेस्ड इमोशंस है। एक्सप्रेस्ड इमोशंस मतलब कि मैं किसी का ध्यान रख रहा हूँ, मेरी बच्ची बीमार पड़ी है या तो मेरे रिश्तेदार कोई बीमार पड़े हैं, तो क्या होगा कि मैं उनका ध्यान रखूँगा। अभी एक पेशेंट के 3 तरह के जो पेशेंट के साथ हम बर्ताव करते हैं, जैसे दर्दी का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखना, उनको उठा उठा के चलना, उनका ओवर स्पून फीडिंग करना, तो इससे क्या होगा, पेशेंट का खुद का डिसीजन पावर खत्म हो जाएगा और वो जो आप बोलोगे वही करेगा। तो कभी भी कोई भी पेशेंट हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, कैंसर का प्रॉब्लम हो, देखो हमको ध्यान रखना है, लेकिन हम अगर उनको अपने ऊपर निर्भर करते कर देंगे, वी विल मेक देम डिपेंडेंट, तो क्या होगा कि उनका खुद का डिसीजन पावर खत्म हो जाएगा एंड दे विल हैव टू डिसाइड, यू विल हैव टू डिसाइड फॉर देम। आपको खुद उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि एक कैंसर वाला पेशेंट मेरे पास आया था, इतना रो रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पैसे किसको दूं, कौन से लड़की को दूं, बराबर। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि भाई आपका जितने लड़के हैं और आपकी वाइफ, उसमें 3 भाग कर दो। वी एज अ डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स होते हैं, आपकी स्टाफ में से कई बार लीगल सलाहें भी लेने आएंगे, तो हमने बोला है कि आपकी अगर वाइफ है तो उसको दे दो, उनके 2 बच्चे हैं तो उनको दे दो। तो पेशेंट के रिश्तेदार बोले मेरा एक बच्चा तो ध्यान ही नहीं रखता मेरा, तो दूसरे बच्चे को देना है। तो सी ये सब तकलीफें होती है ना, तो पेशेंट को खुद को एक निर्णय लेना पड़ता है, हम उसके लिए निर्णय नहीं ले सकते। रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं कि कई बार वो खुद से उनको अपने आप पे निर्भर बना देते हैं कि उनको डिसीजन लेना है कि भाई कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर की ट्रीटमेंट करना है, उसका भी डिसीजन पेशेंट के रिलेटिव लेते हैं। उनको यानी पेशेंट्स को भी साथ में उनको रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि पेशेंट और इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर कई बार क्या होता है कि समझो कि लीवर का कैंसर है, कोई बंदा दारू पी रहा है, तो निंदा या आलोचना, अभी वो बंदे ने पिया, हमने समझाया, पूरी जिंदगी हम समझाते हैं कि मत पियो मत पियो मत पियो मत पियो, लेकिन उसने पिया, अभी कैंसर हो गया, अभी उसकी निंदा या आलोचना करने से, तो निंदा या आलोचना एक तरह का फिजिकल एब्यूज आता है, मेंटल एब्यूज होता है। कई बार मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स होता है उनको सिविल में या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे आर एब्यूज लाइक एनीथिंग, वो मारते हैं पेशेंट्स को कि अच्छा नहीं हो रहा है और वो चिल्ला रहा है, तो अगर वो पेशेंट ड्रेसिंग करता है, पेशेंट का ड्रेसिंग करते हैं तो उनको मारते हैं कि चुप करके, तो दैट इज नॉट द वे टू डील। कई एक बार ऐसा हुआ था कि एक बंदे को कैंसर था, तो पूरा ड्रेसिंग ये पैर में किया हुआ था, तो उसने ड्रेसिंग बराबर नहीं किया होगा रेसिडेंट ने, तो उनके इंचार्ज एचओडी थे, उन्होंने बोला कि दिन में 2 बार ड्रेसिंग करना है इसका, तो वो इतना गंदा ड्रेसिंग था, तो वो बंदे ने क्या किया, वो ट्रेन में टिकट दिलवाया उसको, अच्छे कपड़े पहनाए, बराबर ड्रेसिंग कर दिया और ट्रेन में बिठा दिया। अभी वो रेसिडेंट का भी जो नसीब था वो खराब था कि पेशेंट ट्रेन में बैठ के बड़ौदा पहुंचा, तो वहाँ उसका एचओडी सामने ही खड़ा था बड़ौदा में, डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर था, यार तू तो ये है ना सुबह में ड्रेसिंग किया था वो ना,
कि किसने बोला तुझे इधर भेजा, क्योंकि आपने जो बोला था ना जिससे, तो फिर वो लेके आया। तो द रेसिडेंट डॉक्टर था जिसने उसको ट्रेन में बिठा दिया था, तो उसको रस्टिकेट किया। सो दीज आर द थिंग्स। मैं इसीलिए बोलता हूँ निंदा या आलोचना, एक बार बंदे ने अभी देखो, एक चीज है कि अभी हमको अगर समझाना है तो हम समझा सकते हैं, लेकिन एक बार कैंसर हो गया, बाद में उसकी निंदा या आलोचना करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। कई बार हमने देखे हैं शारीरिक मारपीट घर पे, वार्ड्स में। अगर हम सिस्टर्स को पूछे तो अपनी वार्ड में वल्नरेबिलिटी कंसेंट लिखते हैं, कंसेंट फॉर वल्नरेबल पेशेंट्स। सिस्टर्स તમને ખબર છે વલ્નરેબલ પેશન્ટ્સ એટલે કોણ? માલીવા કોઈને પણ ખબર હોય તો કેવું? તમારો કોઈ લીડર છે કે નહીં? લીડર કોણ છે તમારા? हाँ, व्हाट इज वल्नरेबल, व्हाट इज अ वल्नरेबल, हु इज अ वल्नरेबल पेशेंट? पेशेंट के रिश्तेदार को भी ये हक होता है जानना कि वल्नरेबल पेशेंट क्या है, पेशेंट्स के राइट्स क्या है। ओके, वल्नरेबल पेशेंट ऐसे मतलब कोई भी पेशेंट जो अपना खुद से विरोध नहीं कर पाए। पेशेंट सोया हुआ है, कोमा में है, तो आई हैव सीन नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया मतलब डेड बॉडी के साथ रिलेशन करते हुए मैंने पेशेंट्स देखे हैं। आपने अगर निठारी कांड सुना हो, निठारी कांड में उनको पढ़ाता हूँ, जिसमें उन्होंने पीडोफिलिया था, पीडोफिलिया मतलब बच्चे को मार डालता था वो, एंड वो सुरिंदर था और ऐसा दो नाम थे। तो 20-35 लड़के नहीं मिल रहे थे। तो बात ऐसी हुई कि वो जो आदमी था जो बिल्डिंग का रहता था, वो पीडोफिलिक था, यानी वो बच्चों के साथ शारीरिक संबंध रखता था, फिर मार डालता था। फिर उसके साथ नेक्रोफिलिया यानी डेड बॉडी के साथ संबंध करता था, और वो फिर दूसरे दिन उसको काट के खाता था। दिस इज द रियलिटी ऑफ निठारी कांड। आप निठारी कांड देखना। तो वल्नरेबिलिटी मतलब कई बार मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रूम में लोग डेड बॉडी के साथ संबंध करते हैं। मैंने देखे हैं, मैंने सुने हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years ऑफ माई प्रैक्टिस। लेकिन ये सब चीजें बाहर नहीं आती। तो नेक्रोफिलिया मतलब डेड बॉडी के साथ गलत तरीके से। तो वल्नरेबिलिटी ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो पेशेंट अगर बेहोश है तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो, वो देखने का ध्यान, वो काम हमारा है। तो हम कंसेंट लेते हैं कि हम जानते हैं कि पेशेंट्स के रिलेटिव पेशेंट इधर बेहोश होता रहेगा, हमारे पेशेंट से सो जाते हैं, तो सोने के बाद वो उठते हैं, कई बार तो वो गिर जाते हैं, तो वो भी एक तरह का वल्नरेबल पेशेंट है। तो कोई भी लंबे अरसे की बीमारी वाला पेशेंट होगा तो वो वल्नरेबल पेशेंट गिना जाएगा, है ना। तो उनके साथ कभी भी शारीरिक मारपीट नहीं होनी चाहिए। गुस्सा आता है, कई बार गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, पेशेंट मानते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मारें या उनको समझाए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी और को भेजो। दिस इज अ टीम वर्क। तो मैं सबको सिखाता हूँ कि कभी भी एक पेशेंट हमारे वार्ड में एडमिट होता है तो उसके साथ हम वर्बल डी एस्केलेशन करते हैं। वर्बल डी एस्केलेशन मतलब क्या, पेशेंट के रिश्तेदार को भी समझ में आए, मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक टीम होती है, जैसे मैं हूँ, मेरे स्टूडेंट्स है, मेरा स्टाफ है, तो मैं बात करूँगा तो कई बार पेशेंट नहीं समझेगा, तो फिर दूसरा बंदा आएगा और वो समझाएगा, उससे नहीं समझा तो तीसरा पेशेंट आएगा। तो पेशेंट को जब तक समझ में नहीं आए, तो मानसिक रोगी में हम ये देखते हैं कि वो धमाल करना बंद नहीं करते। कैंसर वाले में भी होता है। हमारे एक सर थे जिसको समझो कि कोई किसी को भी छोटी गांठ हो तो ऐसा समझाते थे कि वो घर पे कैंसर लेके ही जाता था। ये छोटी गांठ है, अभी ये गांठ इधर हुई है तो इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, सबसे बुरी कैंसर हो सकता है। बायोप्सी का रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन वो 3 दिन तक पेशेंट कैंसर 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 घूमता रहता था। तो हमको ये भी देखना है कि सही इंफॉर्मेशन उनको देनी है। फिर हम कैसे देखेंगे कि अभी बर्नआउट है कि नहीं।
जो स्टाफ होता है उनको पता होना चाहिए कि पेशेंट का बर्नआउट अभी कब मेरे को रिलेटिव मारेगा, या तो वो रोने लगेगा या तो झगड़ा करेगा। देखो हम ऐसा नहीं मानते हैं कि भाई रिलेटिव झगड़ा करे, वो जानबूझ के करते हैं, उनकी भी एक मजबूरी होती है ना। अगर हमको ये हॉस्पिटल में 5 दिन रखना हो ना, पेशेंट की तरह सोना हो और अगर रिलेटिव के साथ रहना हो तरीके से, तो हम नहीं रह पाएंगे। तो लगातार चिंतित रहेगा। आप देखोगे तो पेशेंट के रिश्तेदार होंगे ना, वो एक जगह बैठेगा नहीं, थोड़ी देर उठ के, दिस इज ऑब्जर्वेशन सिस्टर्स, आप देखना कि रिश्तेदार है ना, थोड़े घूमता रहेगा, क्या है ऐसे करके, पानी पीने जाएगा, फिर वॉशरूम जाएगा, है बाथरूम जाएगा, टॉयलेट जाएगा, फिर कुछ खाएगा, तो घूमता रहेगा, रेस्टलेस होगा, बेचैनी वाला होगा, फिर पर्याप्त या बहुत अधिक नींद लेगा। देखना कि रात को भी ऐसे करके सोएगा। एक बार क्या हुआ था, मैं एक आपको बात सुनाता हूँ कि एक पेशेंट का ऑक्सीजन के रिश्तेदार ने पूछा कि सर ये कितना रहना चाहिए, तो डॉक्टर ने बताया कि 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी हर एक का ऑक्सीजन तो दिखेगा नहीं डॉक्टर, तो 88 होता था ना, तो डॉक्टर के सर 88 हो गया, तो एक काम करना, तो इधर बैठ और 85 से नीचे जाए ना तब मेरे को बोलना। तो पूरी रात पेशेंट का रिश्तेदार ऐसे करके बैठा रहा, वो नहीं जाने वाला था 85 के। तो कई बार हमको पेशेंट को काम में, रिश्तेदार को काम में लगाना पड़ता है, तो वो भी अच्छी तरीके से, ऐसे नहीं लगाना है उनको काम पे कि आप देखा करो, उनको अलर्ट नहीं रखना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के रिश्तेदार थोड़े तनाव में आ जाते हैं, तो उनका ध्यान कम हो जाता है और ज़्यादा वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कई बार पूरी रात जगने के कारण दिन में सोएंगे, है ना। मैंने रिश्तेदारों का एक्सीडेंट होते हुए देखा है कि वो रात भर जगते हैं एंड व्हेन दे आर गोइंग, घर जाते हैं तो रात को नींद नहीं मिलती, तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ओके, देन वजन बढ़ना या कम होना, वो तो आम चीज है, ऐसे भी बढ़ता है, कैर गिवर हो कि नहीं हो, कम तो होता नहीं है हमेशा, वो तो बढ़ने वाला है, बढ़ती का नाम दाढ़ी। और ऐसे तो खाना नहीं खा सकते। मुझे याद है कि मेरे फादर जब बीमार थे, मैं 14 kg वेट लॉस, आई वॉज 65 kg हो गया था मेरा वेट, खा ही नहीं पा रहा था, उल्टी होती थी मेरे को, क्योंकि उनको टॉयलेट करवाना पड़ता था। तो बोलते हैं कि तू भूखा मन नहीं मर जाएगा, पहले मुझे टॉयलेट करवा। तो टॉयलेट करवाता था, फिर वो बास आती थी, तो मैं खा ही नहीं पाता। तो आप सोचिए कि मैं 65 तक पहुंच गया था, माल नरिश्ड हो गया था इतना, है ना। तो आप जिस व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं उस पर गुस्सा महसूस करना, बहुत गुस्सा आता था, वो मानते नहीं थे ना, तो हमको लगता है कि मैं मार के सुधा। मैंने महसूस किया, रिश्तेदारों को भी आता है, लेकिन मारना बराबर नहीं है। आसानी से चिढ़ जाना, दोस्तों और परिवार से छिपना, ये बहुत आम चीज है कि कोई पूछेगा कि तेरा पापा कैसा है, मम्मी कैसी है, तो फिर सब बताना पड़ेगा। और पूछते हैं ना, वो ऐसे पूछते हैं जैसे आपकी परीक्षा लेते हैं। मेरे घर पे मेरे पापा का जो एक्सपायर हुए बाद में, जो अपना बैसणू कही है उठाना था, उसमें एक बंदा आया, तेरा पापा तो गाली बहुत देता था, वो इसलिए सफर हुआ। मैंने बोला तू तो भी जा इधर से, बेसणा में तू आवेलो छे, मैं तेरा बेसणा करूंगा, कर दूंगा। तो दे डोंट थिंक अबाउट दैट थिंग। वो बोलते हैं ऐसे, ये इतना गंदा आदमी था ना, ये इतना अभी एक बंदा आया, बोला वो है ना क्या करता था कि 220 रुपए का बिल होता था ना, तो 250 करता था, ऐसे बोलते हैं पेशेंट के रिश्तेदार डॉक्टर्स को। 220 होता था ना, 230, तो उसका 250 कर देते थे। तो वो जो 30 रुपये लिए ना, वो अभी ये 5 साल वो परेशान हुआ ना, वो खर्चा अभी वो गया उसका। सो हम बोलते हैं कि भाई कई बार 200 के 150 भी किए वो नहीं देखते। तो इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, आम आदमियों की खुद की एक परेशानी होती है कि वो भी परेशान है, मैं भी मानता हूँ। आसानी से चिढ़ जाना दोस्तों, उदास या निराशा महसूस करना। आपने अभी आखिरी 2 साल में देखे होंगे कि लंबे अरसे से बीमार रहने वाले रिश्तेदारों के साथ उनके पापा मम्मी या बच्चों ने समूह में सुसाइड किया है। बहुत सारी ऐसी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि परेशानी नहीं देख पाना तो उनको भी मार डाला,
और खुद भी मर गए। ऐसे कई मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो सुसाइड इज वेरी मच कॉमन इन पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म से बीमार हैं और उनके रिश्तेदार खुद अपने आप को कुछ कर देते हैं और उनको भी मार डालते हैं। मेरा एक फ्रेंड था, उसका शादी हुआ था एंड उसकी बीवी मंद बुद्धि की निकली थी। जो साठोकरण मतलब कि मेरी अगर शादी जिससे हुई है उसके भाई के साथ मेरी बहन की शादी हुई, तो मैंने इनको बताया रिश्ते, तो वो मेंटल रिटार्डेड निकली थी, जबरदस्ती शादी करवाई थी। तो एक दिन मैंने हमको फोन आया कि उसने उसका खून किया एंड 8वें माले से अहमदाबाद में वो कूद गया, बिकॉज उसकी बीवी मंदबुद्धि निकली। मंदबुद्धि भी एक रोग है कि जो आप अगर प्रेगनेंसी के वक्त ध्यान नहीं रखो, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें एक्सट्रीम एक्सप्रेस्ड इमोशंस है। इतनी भावनात्मक चीड़ आती है कि आप गुस्सा इतना कर देते हैं कि पेशेंट्स को मार डालते हैं। कई बार पेशेंट्स को खाना भी नहीं देते, मैंने ऐसे भी देखा है ना। एक कम्युनिटी, आई विल नॉट नेम इट, एक बार मैं गया तो शुगर उसका था 20-30, मैंने बोला इसको शुगर दे, नहीं खा रही है। मैंने बोला तो फिर मैंने 25% डेक्सट्रोज दिया और बोला कि तुम 108 बुलाओ। तो मैं 108 की राह देख रहा था, 108 नहीं है। दूसरे दिन फिर यही हुआ। तीसरे दिन वो बोला कि अभी वो मरने वाली है, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया। तो चौथे दिन पेशेंट मर गई। तो वो तो बेहोश थी 4 दिन से। तो दिस इज एन एक्सट्रीम एक्सप्रेस्ड इमोशन, जिसमें पेशेंट के रिश्तेदारों ने उसको खाना नहीं दिया 4 दिन तक और वो पेशेंट मर गया। तो these are the things happening in the society. These are extreme expressed emotions. कोई आपको रिश्तेदार हंसता हुआ नहीं मिलेगा, उनका दोष नहीं है, लेकिन हमको एक हमारा जो एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होना चाहिए कि उनकी तकलीफ खुद महसूस करो और उनको समझाओ कि हम जानते हैं कि आपकी तकलीफ क्या है, वी आर विथ यू। तो वो एक तरीके का सबका ग्रुप हेल्प होनी चाहिए। बेचारा पेशेंट का रिलेटिव अकेला नहीं दौड़ना चाहिए। दैट इज माय से। शरीर में बार बार दर्द होना, जैसे सिर दर्द, पीठ दर्द, these आर वेरी मच कॉमन। तो सोमेटाइजेशन बोलते हैं कि अगर हम कोई भी चिंता करते हैं तो कई बार हम चिंता बता नहीं पाते। हम शरीर में तकलीफ होती है तो कोई बोलता है कि टेंशन आती है, तो क्या बोलते हैं, टेंशन निकाल देना। परसों 4 दिन पहले मेरे एक पेशेंट से बात हुई, बोले कि ये सोच कंट्रोल ही नहीं करता, ऊपर इतनी सोचता है। मैंने बोला आपको लूज मोशन होती है तब कंट्रोल कर पाते हो? नहीं, वो तो नहीं हो सकती। तो हाउ कैन अ पर्सन कंट्रोल थॉट्स? सोच कैसे कंट्रोल करोगी? सोच आएगी तो आएगी। तो ये लोग रिश्तेदार मैंने देखे हैं कई बार शराब, नशीली दवाओं का सेवन और नींद की दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में से ऐसे देती है जैसे जितनी चाहिए उतनी लो, कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। एंड लास्ट थिंग इज, रिश्तेदार बार बार बीमार होंगे। तो आपको ये देखना है कि जब भी आपको किसी पेशेंट का ध्यान रखते हो तो ये सब चेतावनी संकेत है, तो आपका खुद का भी अभी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फिर अपनी जो जरूरतें होती है वो कैसे आपको उसको ठीक करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको लिखना है कि भाई हर रोज मुझे क्या क्या चीजें चाहिए और उसका मुझे कैसे प्रबंध करना है। तो जरूरतों को प्राथमिकता दे और अपनों के हित को देखे। देखो आपको अपना हित भी देखना है, अपनों का हित भी देखना है। दूसरा, वास्तविक उम्मीदें रखें। देखो अगर पेशेंट को कोई इलनेस है तो खराब से खराब 2 ही चीज हो, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, या तो पेशेंट जिंदा रहेगा या तो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको ये, अगर वो आप एक्सपेक्टेशन वो नहीं रखोगे, आप रखोगे नहीं मेरा रिश्तेदार को कुछ नहीं होना चाहिए, तो यू विल स्टार्ट फाइटिंग विद एवरीबॉडी। आपको एक चीज रखनी है कि सफरिंग हो सकता है, तो वास्तविक अपेक्षा रखिए, परिवार से समर्थन या सहयोग रखिए, अकेले आप मत दौड़ा कीजिए। यू टेक हेल्प फ्रॉम आपके फैमिली को, बोलिए कि मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, आप चलो। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, घर के सब लोग उसकी ट्रीटमेंट में रिश्तेदारों को मदद करनी चाहिए। अपनी भलाई की उपेक्षा करना, उपेक्षा मत कीजिए। खाने का टाइम है तो खाना सही टाइम पे खाइए। कोई अपना रिश्तेदार अगर परेशान हो रहा है तो उसके दुख के कारण आप नहीं खा सकते,
तो आपको सही टाइम पे खाना चाहिए। देखभाल करने वाले के रूप में अपनी भूमिका तय कीजिए। हाँ, कि अभी समझो कि आपकी डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, आगे आपकी अगर गद्दी पीछे से खर गया और पैरों में आपको दर्द हो रहा है, तो कमर दर्द हो रहा है, तो आप उठाने का काम मत कीजिए, किसी और को बोलिए। तो इन दैट वे सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये रिश्तेदार ये काम करेगा, दूसरा रिश्तेदार ये काम करेगा। तो ये ऑन पेपर आप क्लियर कर दीजिए। खुद की देखभाल करें। देखभाल करने वाले सहायता संघ, यानी देयर आर ग्रुप ऑफ, इधर भी एक हमारा ग्रुप है, फैमिली ऑफ फ्रेंड है, हाँ, फ्रेंड्स ऑफ हॉस्पिटल ग्रुप है इधर, कि कोई भी रिश्तेदार या इधर देयर आर पीपल, इट इज एन एनजीओ विच इज वर्किंग फॉर फ्रेंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, यानी पेशेंट के रिश्तेदारों को कोई काम हो तो वो हेल्प करते हैं। तो दैट इज नोन एज अ ग्रुप थेरापी। जैसे हम ग्रुप थेरापी करते हैं वैसे आराम करें और आत्म केंद्रित आनंद ले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कल रात को ये सोचा कि आनंद और आत्म केंद्रित आनंद मतलब क्या। हम चॉकलेट ऐसे पूरा खा जाते हैं, तो दैट इज, हम कभी टेस्ट नहीं करते, लेकिन कभी ऐसे रखा है मुंह के अंदर और उसका आनंद लीजिए। तो कभी हम भी टेंशन में आते हैं तो हमको ऐसे ऐसे काम करने हैं, उसको हम माइंडफुलनेस बोलते हैं, कि जब भी आप टेंशन में हो तो ऐसा कुछ करो कि जिससे आपको आनंद मिले। छोटे छोटे आनंद मिलने वाले। आपके सामने रिश्तेदार मर रहा है, तो वो टाइम पे आप अगर रोगे तो उससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, आपको आनंद तो करना ही पड़ेगा, यानी हंसना नहीं है, डांस नहीं करना है, बराबर। लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ तो आपको चाहिए, क्योंकि बीमारी कब तक चलेगी वो हमको पता नहीं। थैंक यू। मुझे बोलने का कीड़ा है।